तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति। ठीक है, देखिए ऊर्ध्वाधर तल जो होता है वो इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर तल स्थित होता है। ठीक है, और ये जो होता है क्षैतिज तल होता है। अगर मान लीजिए कि एक डोरी के एक सिरे से पत्थर को बांध के इस प्रकार से घुमा रहे हैं तो पत्थर का जो वृत्तीय गति है वो इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर तल में होता है। ठीक है ना, तो हम इस कॉन्सेप्ट में समझ रहे हैं कि अगर ऊर्ध्वाधर तल में इस प्रकार से वृत्तीय गति हो रही है तो उस कंडीशन में उसकी गति को समझने के लिए वहां पर पिंड का वेग या डोरी का तनाव कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि हमें यह पता करना है कि किसी स्थिति पर पिंड का वेग कैसे निकालेंगे। तो ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति में सबसे पहले पॉइंट पर यहां पे देख लेते हैं कि इस प्रकार की गति जिसमें कि वृत्त का तल कैसे रहता है, ऊर्ध्वाधर तल में होता है। ठीक है, अच्छा उसमें डायग्राम में देख सकते हैं कि जो डोरी का एक सिरा है वो इस सिरे से पकड़ के घुमाया जा रहा है और दूसरा सिरा पिंड से बंधा है और इस प्रकार से घुमा रहे हैं। ठीक है ना, इसमें यहां पर जो है ये इसकी प्रारंभिक स्थिति मान लीजिए v1 हो गई, जिस प्रारंभिक स्थिति पर वेग v1 हो गया और कोई दूसरी स्थिति 2 है, यहाँ पे वेग उसका तात्क्षणिक वेग मान लीजिए v2 है। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर से जो है इस रेखा से जो कोण बन रहा है थीटा बन रहा है। डोरी की लंबाई l है और जो सेकंड बिंदु की ऊंचाई है पहले बिंदु के सापेक्ष मान लीजिए कितनी ली गई, स्मॉल h ली गई। ठीक है ना, अब इस प्रकार से ये पिंड को हम घुमा रहे हैं तो इस पर जो बाहरी बल लग रहा है वो गुरुत्वीय बल लग रहा है। ठीक है ना, जो कि एक संरक्षी बल होता है। इसका मतलब आप इसमें यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण लगा सकते हैं। उसका मतलब ये होता है कि किन्हीं भी दो स्थितियों पर आप गतिज और स्थितिज का योग को बराबर कर सकते हो। ठीक है ना, तो उस कॉन्सेप्ट से जो है हम चलेंगे, तो इसीलिए हमने जो है यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण लगाएंगे तो 1 और 2 पॉइंट पर यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण लगा देते हैं। तो 1 पॉइंट पर गतिज जो ऊर्जा है वो हाफ mv1² हो जाएगी। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा 0 मान लेते हैं। मान लीजिए यही जो है हमारा बिल्कुल संदर्भ बिंदु है जहां से ऊंचाई नापेंगे। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे गति ऊर्जा जो है वो हाफ mv2² हो जाएगी, प्लस यहाँ की स्थिति ऊर्जा के लिए जो ऊंचाई है वो h मान लेते हैं। ठीक है, तो स्थिति ऊर्जा दूसरे पॉइंट की हो जाएगी mgh। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से v1 v2 का संबंध आएगा, तो v1² बराबर v2² प्लस 2gh। ठीक है ना, यहां देखिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 यहां से उड़ जाएगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, m कैंसिल कर देंगे। तो ये याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है कि अगर ऊर्ध्वाधर तल में किसी नीचे वाले पॉइंट का वेलोसिटी v1 है और h ऊंचाई पे दूसरे पॉइंट पे वेलोसिटी v2 है तो v1² बराबर v2² प्लस 2gh हम हमेशा यूज करेंगे इसको। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद फिर अगर यहाँ पे ऊंचाई की अगर गणना करनी है तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऊंचाई है बेसिकली ये ऊंचाई जो है ये 2 भागों से निर्मित है। पहला भाग तो ये लंबाई l हो गई। ठीक है ना, ये दिखा ही हुआ है। दूसरा देखिए यहां से अगर एक लंब गिरा है, ये 90 डिग्री का कोण हो गया, तो ये l है, तो ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा इस हिस्से की लंबाई हो जाएगी l cos थीटा, ये हो जाएगा l cos थीटा। तो उसके में टोटल ऊंचाई जो हो जाएगी वो l प्लस l cos थीटा हो जाएगी। जहां से इसमें l कॉमन निकाल लो तो 1 प्लस cos थीटा हो जाएगी। ठीक है ना, अच्छा इसके अलावा जो है इसमें एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक काम ये करते हैं कि अगर मान लीजिए ये इसकी निम्नतम स्थिति थी, ठीक है, और पिंड यहां पे आ गया, यानी कोण इस बार आपको यहां से दिया है। ठीक है ना, उस कंडीशन में आप देखें कि इस प्रकार से ये मान लीजिए इसकी वृत्तीय गति होगी। ठीक है ना, तो अब यहां पर क्या है कि ऊंचाई की बात करें तो ये 0.1 हो गया और ये 0.2 हो गया। इस बार ऊंचाई ये वाली है। ठीक है, ये h है मान लीजिए। अब ये h कितना, देखिए यहां से कि भाई ये जो h आएगा यहां से अगर एक लंब गिराएंगे आप, ठीक है ना, तो ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक की क्या थी, l थी। ठीक है ना, अब अगर इस लेंथ में हम लोग ये वाली लेंथ घटा दें तो बची हुई ऊंचाई आ जाएगी, और ये लेंथ कितनी होगी तो देखिए ध्यान से ये भी l है। तो इस समकोण में देखिए आप यहाँ पर कि आधार जो हो जाएगा ये वाला ये l cos थीटा का हो जाएगा, आधार हो जाएगा इसका l cos थीटा। तो जो बचा हुआ ऊंचाई है वो हो जाएगा l माइनस l cos थीटा। तो ये याद रखें कि उस कंडीशन में अगर कोण आपको नीचे वाली सीधी रेखा से दिया है ये वाला, तो l का h का जो फॉर्मूला होगा वो l माइनस l cos थीटा, यानी l इंटू 1 माइनस cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से जो है ऊंचाई को ज्योमेट्रिकली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो अगर मान लीजिए इस पे एक न्यूमेरिकल देखें कि एक 5 मीटर लंबी रस्सी है जिसका एक सिरे से कण बंधा हुआ है और दूसरा सिरा जो है वो किसी स्थिर बिंदु से बंधा है। ठीक है, और कण को क्षैतिज अवस्था से छोड़ा जाए तो कण का वेग ज्ञात करो जब रस्सी ऊर्ध्वाधर होगी। तो क्वेश्चन कैसा बन रहा है, तो क्वेश्चन सिंपल सी बात है, क्वेश्चन का डायग्राम समझे तो ये वाला पॉइंट जो है वो स्थिर है, कण यहां पर है और जो है रस्सी ये वाली हो गई।
ठीक है। अब यहां से रस्सी इस प्रकार से है तो पहले इसको यहां से पकड़ा हुआ है और छोड़ देंगे, छोड़ते ही क्या होगा, ये इस प्रकार से घूम के नीचे आएगी, ठीक है ना। रस्सी नीचे की तरफ आएगी तो कण भी नीचे की तरफ आ रहा है यहां से, तो जब ये ऊर्ध्वाधर स्थिति में हो जाएगी उस वक्त इसका वेग आपको बताना है। तो वही कंडीशन यहां पर हो गई कि भाई यहां से छोड़े यहां पहुंचा, तो इस वक्त इसका जो वेग है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए फिर आप देखें कि अगर यहां का वेग मान लीजिए कि आगे चलते हैं, इसमें यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण लगा है, ठीक है ना। तो यहां का वेग अगर मान लीजिए v1 है और यहां का वेग जो इस पॉइंट का v2 है, इस पॉइंट का जो वेग है वो मान लीजिए कितना है, v2 है, ठीक है ना। तो हमने अभी बताया था v1 स्क्वायर बराबर क्या होता है, v2 स्क्वायर प्लस 2gh होता है ना। निचले वाले बिंदु के वेग का वर्ग बराबर है ना h ऊंचाई पर स्थित बिंदु के वेग का वर्ग प्लस 2gh, ठीक है। वो फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब यहां पे देखिए इसे यहां से क्षैतिज से छोड़ा गया था तो v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और यहां का वेग निकालना था जब वो ऊर्ध्वाधर स्थिति में हो गई थी डोरी, ठीक है ना। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो ऊंचाई देखिए इस समय इसकी ये इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है जिसे हम ऊंचाई कह रहे हैं वो डोरी की लंबाई के बराबर की है, इसलिए h की जगह लिख देंगे, वहां से जो है वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। 2 × g का मान 10 ले लिया, L 5 दिया था, तो यहां से v2 का मान कितना आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस बार रस्सी की लंबाई कितनी, 1 मीटर है, ठीक है ना, और से ऊर्ध्वाधर तल में घुमा रहे हैं, इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर तल में घुमाया जा रहा है। अच्छा, अब इसमें ये बताया गया है कि जब वो निम्नतम बिंदु से गुजरता है वो पिंड, तो उस कंडीशन में जो उसका वेग है वो कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है ना। तो फिर बताना है दिए गए बिंदु पर कण का वेग बताओ। कौन कौन से बिंदु हो गए, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है और एक बिंदु सी है। इन तीनों बिंदुओं पर आपको क्या करना है, वेग बताना। देखिए कॉन्सेप्ट सिंपल है। सबसे पहले जो है हम इन दो बिंदुओं के लिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण लगाएंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखें तो इन दो बिंदुओं के लगाना है, तो यहां के बिंदु का वेग का वर्ग बराबर va का स्क्वायर प्लस 2gh, va का स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ पे जो है ha जो है वो a बिंदु की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो उस हिसाब से चलेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू va स्क्वायर प्लस 2gh ले लेंगे। अब यहाँ साफ दिख रहा है हमको कि अभी हमने समझाया था कि अगर यहां से आप लंब गिरा है तो ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई हमने अभी बताई थी, ये कितनी होती है, तो ये होती है l × 1 माइनस cos थीटा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो h की वैल्यू है वो हम लिख लेंगे l × 1 माइनस cos 60। बाकी जो v का मान है वो 10 दिया था, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, ठीक है। va जो है वो अज्ञात है और g का मान 10 ले लेते हैं और h का मान ही ले लेते हैं। यहाँ पे l की वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा va की वैल्यू जो है यहाँ से 3√10 आ जाएगी, ठीक है ना। बेसिक सिंपल कैलकुलेशन है। तो इस प्रकार से हम a पॉइंट का वेग निकाल लेंगे। अब अगर हमें b पॉइंट का वेग निकालना तो इस बार हम क्या करेंगे कि निम्नतम स्थिति वाला पॉइंट और b पॉइंट पर यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण लगा देंगे। तो उस पर लगाएंगे तो फिर यहाँ का वेग का वर्ग, ठीक है ना, v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू vb स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है ना। इस बार जो b पॉइंट की ऊंचाई है वो hb लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो वो लिखा वहां पर, तो अब इस बार दिख रहा है कि hb की वैल्यू तो डायरेक्टली क्या है वहां पर, l हो जाएगी, ठीक है। vb भी निकालना है, v की वैल्यू 10 दी है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो v की वैल्यू 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, vb स्क्वायर अननोन है और g का मान 10 है और h ऊंचाई यहाँ पर लेंथ हो जाएगी, और ठीक है। और उसका सॉल्व करेंगे यहाँ से vb की वैल्यू, तो वो आएगी 4√5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से हम b पॉइंट का भी निकाल लेंगे। अब अपन को c का निकालना है, तो c के लिए भी इस बार हम वैसे ही कर सकते हैं। c के लिए करेंगे इस बार, तो c के लिए भी अगर यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण लगाएंगे तो v स्क्वायर बराबर vc स्क्वायर प्लस 2gh, c पॉइंट की ऊंचाई। अब ये वाली जो ऊंचाई है हमने आपको बताई दी थी कि भाई ये वाली ऊंचाई दो भागों में बनी है, से निर्मित है। एक तो ये l हो गई और यहां से लंब गिराएंगे तो ये वाला हिस्सा हो गया। अब ये हिस्सा कितना है, जाहिर सी बात है अगर ये l है तो ये l cos 37 हो जाएगा, है कि नहीं। ये भी हमने समझाया था आपको थोड़ी देर पहले। तो उस कंडीशन में जो ऊंचाई है उसकी वैल्यू l × 1 प्लस cos थीटा, थीटा यहाँ पर 37 लेना है आपको। और उसके बाद यहाँ पर v का मान 10 रख दिया, 10 का वर्ग 100 हो गया, vc स्क्वायर अज्ञात में vc अज्ञात है, g का मान 10 है और यहाँ से ऊंचाई का मान l × 1 प्लस cos थीटा लिख दिया। सॉल्व कर लेंगे तो vc की जो वैल्यू आएगी वो 8 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट है इसमें फिर ये होता है कि ऊर्ध्वाधर तल में जब भी वृत्तीय गति हो रही होती है तो हमें किसी भी स्थिति पर डोरी का तनाव पूछा जाता है न्यूमेरिकल्स में। तो उसके लिए क्या थ्योरी होती है वो समझते हैं। तो मान लीजिए कि ये निम्नतम स्थिति है, ठीक है ना। इस समय इसका वेग v है, तनाव t है और नीचे की तरफ भार क्या है, mg है,
ठीक है ना। तो इस समय अगर हम इसका अभिकेंद्री बल का समीकरण लिखेंगे तो केंद्र की तरफ जो परिणामी बल बनेगा वो कितना बनेगा, तो T माइनस mg बनेगा, यानी केंद्र की ओर वाले बल माइनस उससे विपरीत वाले बल। तो कुल बल केंद्र की ओर हो जाएगा T माइनस mg। जो नेट बल केंद्र की ओर होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, अभिकेंद्री बल के मान के बराबर होती है, इसलिए T माइनस mg बराबर क्या लिख देंगे, mv²/L लिख देंगे। ठीक है ना। तो यहां से आपको निम्नतम स्थिति का तनाव मिल जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब यहां से जो है आप देखें कि अगर T का मान निकालेंगे तो mg इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो T बराबर हो जाएगा mv²/L प्लस mg। अब आप ध्यान से सोचो कि ये निम्नतम स्थिति है, निम्नतम स्थिति पर जो वेग होता है वो अधिकतम होता है, क्योंकि जब आप पिछले वाले फॉर्मूले में देखा था कि जैसे जैसे कण ऊपर जाएगा तो वेग की वैल्यू कम होने लगेगी। तो इसका मतलब है कि ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति होती है तो निम्नतम स्थिति पर वेग क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो v भी सबसे ज्यादा है, mg तो फिक्स है, तो तनाव भी क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा। इसीलिए निम्नतम स्थिति पर तनाव की वैल्यू क्या होती है, हमेशा मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। ठीक है ना। अच्छा, इस समय अगर हम स्पर्शक की दिशा में बल की बात करें तो स्पर्शक की दिशा में कोई बल काम कर ही नहीं रहा, तो Ft की वैल्यू यहाँ पे Ft मतलब टेंजेंशियल स्पर्शरेखीय है, तो स्पर्शक बल इस स्थिति के लिए क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि कण जो है उसने इस ऊर्ध्वाधर रेखा से थीटा कोण पर आ चुका है और इस क्षण इसका वेग मान लीजिए कितना है, v है। ठीक है ना। और अब इधर बात करें तो तनाव तो डोरी के अनुदिश केंद्र की ओर लग ही रहा है। ठीक है ना। अब उस कंडीशन में भार नीचे की तरफ है। अब यहां पर अगर हम देखें कि तनाव के अगर घटक बनाए, क्योंकि हमें बल, कुल बल हमें केंद्र की ओर लेने, तो तनाव तो केंद्र की ओर लग ही रहा है, भार के घटक ले लेते हैं। ठीक है ना, भार के घटक लेते हैं तो देखिए ये यहां से एक रेखा खींचे सीधी, तो वो थीटा, तो ये भी थीटा है, तो भार का वो घटक, ठीक है ना, जो कि त्रिज्या के अनुदिश जो है केंद्र से दूर रहेगा, ओ से दूर रहेगा, वो रहेगा mg sin थीटा, ये रहेगा mg sin थीटा। ठीक है ना, ये हो जाएगा mg sin थीटा, और ये वाला जो घटक होगा ये हो जाएगा mg cos थीटा। ठीक है। तो अब इसमें अगर इसका इस वक्त इसका गति का समीकरण बनाना है, अभिकेंद्री बल के लिए समीकरण बनाना है, तो कुल नेट बल केंद्र की ओर जो बनेगा वो T माइनस mg sin थीटा बनेगा। ठीक है ना। तो इसलिए नेट बल केंद्र की ओर हो जाएगा T माइनस mg cos थीटा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि ऊर्ध्वाधर तल में जब वृत्तीय गति हो रही है तो डोरी में जो है किसी स्थिति पर तनाव जो है वो कैसे ज्ञात करना है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट ये होता है, जैसे मान लीजिए कि ये इस प्रकार से डोरी है, ये पिंड है और इस प्रकार से घुमा रहे हैं इसको। ठीक है ना। तो ये इसका निम्नतम स्थिति हो गया, सबसे नीचे वाला स्थिति। इस वक्त मान लीजिए कि पिंड का जो वेग है वो v है, भार उसका mg है, तनाव क्या है, t है। तो इस क्षण पर इसका जो नेट बल केंद्र की ओर बनेगा वो बनेगा T माइनस mg, और वही नेट बल जो है अभिकेंद्री बल के मान के बराबर का होना चाहिए। तो इसलिए यहां पर केंद्र की तरफ परिणामी बल जो है T माइनस mg जो है वो उसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, mv²/L, जहां पे v जो हो गया वो इस पॉइंट का वेग हो गया। ठीक है ना। अब उसके अलावा यहां से अगर हम तनाव की वैल्यू निकालेंगे तो mg इस तरफ आके प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरी बात ये देखिए आप कि ऊर्ध्वाधर तल में जब वृत्तीय गति होती है, ठीक है ना, तो यहां पर जो वेग देते हैं, जो ये निम्नतम स्थिति का वेग होता है वो मान लीजिए v1 है, और जैसे जैसे कण ऊपर जाएगा तो वेग क्या होते जाता है, कम होते जाता है, और उच्चतम स्थिति में वेग क्या हो जाता है, सबसे कम हो जाता है, और फिर नीचे आता है तो वेग बढ़ने लगता है। ये हमने फॉर्मूले से भी देखा था कि अगर मान लीजिए किसी जगह पे वेग v2 है तो v1 v2 में क्या संबंध होता है, तो वो संबंध होता है v1² बराबर v2² प्लस 2gh। तो यहां से क्लियर दिख रहा है कि भाई v1 का मान क्या रहेगा, अधिकतम रहेगा। ठीक है ना। और v2 का मान क्या रहेगा, ऊंचाई के साथ में जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं v2 का मान क्या जाएगा, कम होने लगेगा। ठीक है ना। तो इसलिए अधिकतम वेग कहां होता है, ये होता है आपका निम्नतम स्थिति पर। ठीक है ना। तो अब यहां पे देखें कि अगर निम्नतम स्थिति पर ये वाली वैल्यू मैक्सिमम है तो तनाव भी यहां क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए हम यहां पर जो है निम्नतम स्थिति का वेग अगर v है तो निम्नतम स्थिति के लिए तनाव क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। Ft का मतलब हो गया टेंजेंशियल फोर्स, यानी स्पर्शरेखीय बल। देखिए इस वक्त पिंड पर इस दिशा में, ठीक है ना, स्पर्शरेखीय दिशा में कोई बल काम नहीं कर रहा है, कोई बल काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि स्पर्शरेखीय बल इस स्थिति के लिए क्या है, 0 है। ठीक है। अभी दूसरी एग्जांपल की बात करते हैं। मान लीजिए कि जो है कण है वो थोड़ा आगे चलता हुआ थीटा कोण पर आ गया। इस वक्त कण का वेग v है। ठीक है ना। इस वक्त अगर बात करें कि भाई इसमें जो है बेसिकली नेट बल या परिणामी बल केंद्र की ओर क्या बन रहा है, तो देखिए केंद्र ये है, इसका तनाव केंद्र की ओर लग ही रहा था, भार का हमें घटक लेना पड़ेगा, तो यहां से सीधी रेखा को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है ना। तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो भार का जो ये वाला घटक होगा ये हो जाएगा mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg cos थीटा। ठीक है ना। तो इसलिए नेट बल केंद्र की ओर जो होगा वो क्या हो जाएगा, T माइनस mg cos थीटा।
और यही बल जो है mv स्क्वायर बाय एल के बराबर होना चाहिए, यानी अभिकेंद्री बल के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, mv स्क्वायर बाय एल, जहां पे v इस वक्त का वेग है। ध्यान रखें ये v इस क्षण पे इस स्थिति का वेग था जब वो निम्नतम स्थिति पर था, और यहां का जो v है वो उस स्थिति का वेग है जब उसका कोण कितना थीटा, यानी ये कह लो कि इन संबंधों में जो v आ रहा है वो तात्क्षणिक वेग है, उस स्थिति का, उस समय का वेग, ठीक है। अच्छा, अब इस कंडीशन में देखिए भार का अगर हम एक घटक की बात कर लें तो यहाँ पे भार का एक घटक ये भी बनेगा और ये स्पर्श की दिशा में जा रहा है। अच्छा, ये घटक की वैल्यू कितनी रहेगी, तो ये रहेगी आपकी mg sin थीटा, ये रहेगी mg sin थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि पहली बात तो अगर आपको थीटा कोणीय स्थिति में तनाव निकालना है तो mg को cos थीटा को इस तरफ ले जाओ तो फॉर्मूला बन जाता है t बराबर mv स्क्वायर बाय एल प्लस mg cos थीटा, ठीक है। अगर आपको किसी स्थिति पर तनाव निकालना है तो उस क्षण उसका आपको वेग चाहिए और उस क्षण की कोणीय स्थिति का मान चाहिए, यानी थीटा का मान चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा स्पर्श के बल का जनरल फॉर्मूला बन जाएगा mg sin थीटा, f स्पर्श के बल f टेंजेंशियल के फॉर्मूला हो जाएगा mg sin थीटा, जहां पे थीटा जो है वो इस ऊर्ध्वाधर रेखा से बनाया गया कोण हो जाएगा, ठीक है ना। और स्पर्श की त्वरण चाहिए तो m हटा दो तो ये हो जाएगा g sin थीटा, ठीक है ना। तो ये दो इसके फॉर्मूले हो जाते हैं। इसके बाद अपन चलते हैं कि अगर मान लीजिए कि कण जो पिंड जो है उठता हुआ क्षैतिज स्थिति पर आ गया, क्षैतिज स्थिति पर आ गया तो इस वक्त बात करें तो नेट बल केंद्र की ओर क्या बन गया, सिर्फ इसमें t है, तो इसलिए अभिकेंद्री बल का समीकरण लिखोगे तो t बराबर mv स्क्वायर बाय एल हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो स्पर्शरेखी बल है पूरी तरह से उस दिशा में क्या दिख रहा है, mg दिख रहा है, इसलिए स्पर्शरेखी बल ft की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg हो जाएगी, ठीक है ना। और वहां से अगर आप द्रव्यमान हटा दोगे तो स्पर्शरेखी त्वरण बन जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर वो इस तरीके से जो है आधे वृत्त से ऊपर पहुंच गया है और ये वाला कोण थीटा है, उस कंडीशन में देखें तो तनाव तो केंद्र की ओर लग ही रहा है, भार का अगर ये थीटा, ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा, ठीक है ना। तो भार का वो घटक जो तनाव के अनुदिश रहेगा, ये वाला घटक, वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका mg cos थीटा, mg cos थीटा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर जो अभिकेंद्री बल का समीकरण लिखना तो कुल बल केंद्र की लिखेंगे तो t प्लस mg cos थीटा लिख देंगे और वो किसके बराबर हो जाएगा, mv स्क्वायर बाय एल के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगी mv स्क्वायर बाय एल माइनस mg cos थीटा, इस जगह का तनाव mv स्क्वायर बाय एल माइनस mg cos थीटा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए भाई, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। आप तो बस ये देख लें कि जो नेट बल केंद्र की ओर है, ठीक है ना, वो कितना बन रहा है और सीधे उसको mv स्क्वायर बाय एल के बराबर कर दीजिए, ठीक है। अब इस कंडीशन में थीटा जो है उसकी वैल्यू दी गई तो सीधे यहां पुट करके तनाव निकाल सकते हो। अब अगर इसमें स्पर्शक के बल की बात करें तो भार का ये वाला जो घटक था mg cos थीटा था, ऑब्वियसली ये वाला जो घटक रहेगा ये रहेगा mg sin थीटा, ये रहेगा mg sin थीटा, तो इसे हम स्पर्शक के बल का घटक बोल देंगे, तो ये हो जाएगा ft टेंजेंशियल फोर्स स्पर्शक के बल mg sin थीटा हो जाएगा और स्पर्शक के त्वरण g sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट में अगर शीर्ष बिंदु पर चला गया, मान लीजिए कण शीर्ष बिंदु पर चला गया तो तनाव भी नीचे, भार भी नीचे, तो कुल बल केंद्र की ओर क्या हो जाएगा, t प्लस mg cos थीटा हो जाएगा और यही अभिकेंद्री बल के मान के बराबर कर देंगे। तो t प्लस mg cos थीटा नहीं, t प्लस mg बराबर mv स्क्वायर बाय एल, ठीक। और उसके बाद फिर यहां से जो है तनाव निकालोगे तो mg इधर चला जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पे ये न्यूनतम क्यों लिखा है, जाहिर सी बात है यहाँ पे v जो है उच्चतम बिंदु पर सबसे कम है, इसे तनाव भी करेगा सबसे कम हो जाएगा। और स्पष्ट है कि बल की वैल्यू जो है इस दिशा में कोई बल नहीं लग रहा, तो स्पष्ट है कि बल भी जीरो और स्पष्ट है कि त्वरण भी जीरो। तो ये ध्यान रखें कि तनाव निम्नतम स्थिति पर सबसे ज्यादा होता है, उच्चतम स्थिति पर सबसे कम होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मान लीजिए कि वो इस तरीके से आगे निकल गया, ठीक है ना, तो ऊर्ध्वाधर से कोण इस वाला थीटा ये हो गया, तो भार का इस बार ये वाला जो घटक लेंगे, अगर ये थीटा देखिए तो ये भी थीटा हुआ, ठीक है ना। तो इस भार का ये वाला घट जाएगा mg cos थीटा, तो t प्लस mg cos थीटा बराबर क्या लिख देंगे, mv स्क्वायर बाय लिख देंगे, ऐसे तनाव की वैल्यू आ जाएगी mv स्क्वायर बाय माइनस mg cos थीटा, ठीक है। स्पर्शक की बल की बात करें तो mg का जो ये वाला घटक है जो स्पर्शक की दिशा में लगेगा, ठीक है ना, वो वाला जो घटक है वो हो जाएगा आपका mg sin थीटा, क्योंकि ये mg cos थीटा था और ये वाला हो जाएगा mg sin थीटा। तो स्पर्शकीय बल का मान हो जाएगा फिर से mg sin थीटा और त्वरण हो जाएगा g sin थीटा। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स अपन ने पढ़ लिए, अब हम जो है निश्चित ही किसी भी स्थिति पर तनाव निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब एक क्वेश्चन हमारे पास में ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति हो रही है, ठीक है, और कण का निम्नतम बिंदु पर जो वेग दिया गया है ये वाला मान, ये आपको दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड। कितना दिया है आपको, 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब उस कंडीशन में आपको ये बताना है कि जो है अच्छा, इसके अलावा रस्सी की लंबाई 1 मीटर है, कण का द्रव्यमान 1 किलो है।
इसका कोणीय स्थिति 53 डिग्री है, यहां पर ये पहुंच चुका है। अब पूछे कि बताना है इस कंडीशन में कि रस्सी में अधिकतम तनाव निकालो, रस्सी में न्यूनतम तनाव निकालो और रस्सी में बिंदु ए पर रस्सी में तनाव निकालो, ठीक है ना। तो यहां पर देखें कि ये जो पॉइंट है ये ए पॉइंट है, ठीक है ना, ये ए पॉइंट है। तो आपको जो है इस पॉइंट पर तनाव निकालना है, जब वो यहां पहुंच रहा है तब डोरी में तनाव निकालना है। इसके अलावा अधिकतम तनाव बताना, न्यूनतम तनाव बताना है। शुरू करते हैं अपन फर्स्ट पॉइंट से, जो कि क्या है, रस्सी में अधिकतम तनाव। देखिए अधिकतम तनाव बताइए कहां था, अधिकतम तनाव कहां था, निम्नतम स्थिति पर था। और निम्नतम स्थिति पर तनाव निकालने के लिए मैंने आपको सूत्र बताया था कि टी जो है निम्नतम स्थिति पर अधिकतम तनाव, टी मैक्स जो था उसका फॉर्मूला क्या था, mv² बाय एल प्लस mg, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर जब वो निम्नतम स्थिति पर है तो टी मैक्स का फॉर्मूला था mv² बाय एल प्लस mg। वेग निम्नतम स्थिति पर 10 दे दिया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको द्रव्यमान भी पता है, उसकी 1 किलोग्राम दिया गया, लंबाई 1 मीटर है। वैल्यूज पुट कर देंगे यहां से, तो 1 किलो इंटू यहां पर जो वेग 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, लंबाई 1 मीटर हो जाएगी, और फिर से mg में g की वैल्यू 10, m की वैल्यू 1 है, सॉल्व करेंगे तो 110 न्यूटन का आ जाएगा। तो इसका मतलब निम्नतम स्थिति का जो तनाव है वो 110 न्यूटन हो जाएगा। फिर उसके बाद उच्चतम स्थिति का तनाव निकालें। ये निम्नतम स्थिति का तनाव था, अब हम उच्चतम स्थिति का निकालेंगे। उच्चतम स्थिति का मतलब बी पॉइंट का निकालेंगे, क्योंकि उच्चतम स्थिति पर ही तनाव सबसे कम होता है। अपन से पूछा है सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में कि मिनिमम टेंशन बताइए, और मिनिमम टेंशन निकालने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, उच्चतम स्थिति पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर सेकंड पार्ट करते हैं। उच्चतम स्थिति पे तनाव निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था आपको, टी मिनिमम का फॉर्मूला था mv² बाय एल माइनस mg, जहां पे v है उच्चतम स्थिति का वेग, ठीक है। अब यहां पर अब देखो सीधी सी बात है, अपन को वेग तो यहां का पता है, यहां का वेग नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण लगाकर जो है इस वाले वेग का मान निकालेंगे। तुलना कहां से करेंगे, इस पॉइंट की इस वाले पॉइंट से तुलना करेंगे, ठीक है ना। तो यहां देख लीजिए पहले कि इस पॉइंट का वेग v है, तो v² बराबर vb² प्लस 2gh, ठीक है ना। ये ऊंचाई हमें साफ दिख रही है, ये लंबाई की दुगनी है 2l है, तो इसलिए v का मान 10 रख देंगे, ऊंचाई का मान 2l रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो vb² की वैल्यू 60 आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब यहां पर vb² की वैल्यू 60 पुट कर देंगे, द्रव्यमान 1 किलो दिया था और लंबाई जो है वो 1 मीटर दी गई थी, तो यहां से वैल्यूज पुट करेंगे तो न्यूनतम तनाव 50 न्यूटन का आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा हमने पूछा था, इस पॉइंट का ही पूछा था, ठीक है ना। अब इस पॉइंट का अगर अपन को निकालना है तो इस पॉइंट के लिए तनाव निकालने के लिए देखो कि जो है ये इस रेखा से कोण थीटा है, तनाव यहां पे टी मान लीजिए। तो अभी बताया था इस कंडीशन में कि जो नेट बल केंद्र की ओर बनेगा वो टी माइनस एम जी कॉस थीटा बनेगा। तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा, टी माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर mv² बाय एल, बराबर mv² बाय एल, ठीक है ना। अब यहां से t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो mv² बाय एल प्लस mg cos थीटा हो जाएगी। अच्छा, v जो है यहाँ का वेग है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ का वेग पता है, इस पॉइंट का इस पॉइंट का वेग निकालना है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, सीधी बात है, दोनों की तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है यांत्रिक ऊर्जा का अगर संरक्षण लगा के हम लोग जो है सी पॉइंट पर जो इसका वेग निकाल लेते हैं, तो उस कंडीशन में यहां का वेग यानी v² बराबर vc² प्लस 2gh। अब ये जो ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई हमने आपको निकालना सिखाया है कि इस ऊंचाई का मान क्या होगा, तो भाई l में से l cos थीटा माइनस कर देंगे, तो ऊंचाई की h की जगह पे l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा का मान 53 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसके अलावा बिंदु का वेग 10 था, तो सॉल्व करेंगे तो vc² 92 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तनाव के मामले में vc की वैल्यू 92 पुट कर देंगे, बाकी सब हमें पता है मान पूरे, तो यह तनाव निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 98 न्यूटन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस पॉइंट का तनाव भी निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि ऊर्ध्वाधर तल में जब वृत्तीय गति हो रही है तो रस्सी में जो अधिकतम न्यूनतम तनाव होता है उसमें क्या संबंध होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए देखिए कि सबसे पहले तो टी मैक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, टी मैक्स mv max² बाय एल प्लस mg होता है, ठीक है। और अगर टी मिनिमम की बात करें तो टी मिनिमम क्या होता है, mv minimum² बाय एल माइनस mg होता है, ठीक है। अब अगर v मैक्स और v मिनिमम में आपस में क्या संबंध है, तो यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण से देखा जाएगा तो v max² बराबर v minimum² प्लस 2gh होता है, ठीक है ना। जैसे कि हमने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि जो निम्नतम स्थिति का वेग है इसे आप क्या कह लेते हैं, इसे आप v मैक्स कह लेते हैं, ठीक है। और उच्चतम स्थिति का जो वेग है वो क्या हो जाएगा, तो उसे हम v मिनिमम कह लेते हैं। दोनों के बीच की ऊंचाई जो है, टोटल दूरी जो है वो 12 हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब अगर यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण संबंध स्थापित करें तो v max² बताए थे हम, v max² बराबर, ठीक है ना, v minimum² प्लस 2
जी एच, जहां पे एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2l हो जाएगी। सॉल्व करेंगे तो यहां से वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस एच की जगह 2l लिखेंगे तो 4gl हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि टीवीनियम टी मैक्स संबंध चाहिए तो वी मैक्स की वैल्यू उठा के यहां पुट कर देते हैं पहले समीकरण में। ठीक है ना, तो पहले समीकरण पुट कर देते हैं तो उस कंडीशन में टी मैक्स हो जाएगा m/l और वी मैक्स की वैल्यू ये वाली जो है यहां पुट कर देंगे वी वन स्क्वायर प्लस 4gl और प्लस क्या था mg था। ठीक है, अब यहां से इसको थोड़ा टी मैक्स का संबंध एक हमारे पास ये प्राप्त हो चुका है। ठीक है ना, अच्छा ये एक संबंध आ गया और एक समीकरण जो है आप देखिए कि इसमें समीकरण टी मैक्स का संबंध ये लिखा है, टी मिनिमम का संबंध ये लिखा है। तो यहां पर अगर इन दोनों को घटाएं टी मैक्स माइनस टी मिनिमम, ये वाला समीकरण 4 माइनस ये वाला समीकरण ये 2 है। ठीक है ना, समीकरण 4 में से समीकरण 2 को घटा देंगे तो इस साइड में जो है लेफ्ट साइड में टी मैक्स माइनस टी मिनिमम लिखा रह जाएगा। ठीक है, राइट साइड में देखें तो राइट साइड में देखो पहले तो ये लिखा था टी मैक्स, तो इसको हम यहां लिख लेते हैं कि राइट साइड में क्या क्या था, ब्रैकेट ओपन करेंगे इसका तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाय एल, वी मिनिमम था ये। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा एल कैंसिल तो 4mg हो गया 4mg। ठीक है, ये तो ये लिखा है और एक mg यहां भी था। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस 5, तो इसे हम 5mg लिख दे, एक mg ये था और एक यहां पे 4mg, तो ये हो गया 5mg, तो क्या 5mg। ठीक है ना, फिर माइनस लिखा, फिर टी मिनिमम के लिए यहां पे क्या क्या लिखा था तो वी मिनिमम का स्क्वायर बटा एल माइनस mg लिखा था, तो यहां पे माइनस लिखेंगे तो माइनस वी मिनिमम का स्क्वायर बाय एल और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आगे माइनस है तो हो जाएगा प्लस mg। ठीक है ना, तो यहां से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस और प्लस वाला क्या बन जाएगा 6mg, तो टी मैक्स माइनस टी मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6mg हो जाएगी। इसका मतलब अधिकतम और न्यूनतम तनाव का जो अंतर होता है वह सदैव कितना होता है 6mg का होता है। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद जो है अगर मान लीजिए किसी रस्सी से बांध के किसी कण को ऊर्ध्वाधर तल में घुमा रहे हैं तो कौन कौन सी स्थितियां जो है वो उत्पन्न हो सकती हैं। तो उसके लिए सबसे पहला तो ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने नीचे इतना वेग दिया कि वो मान लीजिए आधा वृत्त ऊपर नहीं जा पाया, यानी कि वो जो है नीचे ही इस प्रकार से दोलन कर रहा है, अर्धवृत्त में दोलन कर रहा है। ठीक है ना, ये भी हो सकता है कि वो जो है ऊपरी वाले वृत्त के किसी भाग में पहुंचे और वहां पहुंच के फिर वो वृत्त को पूरा न कर पाए और इस प्रकार से परवलयाकार गति करते हुए रस्सी को मोड़ते हुए नीचे आ जाए। और तीसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि वो सुरक्षित इस प्रकार से क्या करता रहे, निरंतर ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति करता रहे। तो 3 कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो हम इसमें एक 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहला केस होता है कि यदि कण जो है वो निचले अर्धवृत्त में दोलन करे। ठीक है ना, तो उसके लिए जो है ये 3 स्थितियां बताई थी हमने। दूसरा है कण लूप को पूरा कर ले और तीसरा है कण ऊपरी अर्धवृत्त में गति करे परंतु लूप को पूरा नहीं करे। ठीक है ना, तो इसमें एक एक करके पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट केस, दोलन के लिए क्या शर्त होनी चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए पहले यहां देखेंगे कण निचले अर्धवृत्त में दोलन करेगा यदि कण का वेग 0 हो जाता है और डोरी में तनाव अशून्य नहीं रहता। यानी दोलन की बहुत साधारण शर्त होती है कि दोलन के लिए जो है चरम स्थिति पर, ठीक है ना, चरम स्थिति पर वेग 0 होना चाहिए परंतु तनाव 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में दोलन होते हैं। जैसे उस कंडीशन में मान लीजिए कि जैसे ये एक कण है, ये डोरी है, यहां से इसे पकड़ा गया, मान लीजिए इसे दोलन कर रहा है ये। ठीक है ना, किसी क्षण ये यहां पहुंच गया, अब यहां पहुंचा तो ये मान लीजिए इसकी चरम स्थिति थी, यहां इसका वेग 0 हो गया। ठीक है ना, वेग 0 होने के बाद क्या होगा, वेग 0 होने के बाद ये होगा कि भाई देखें कि भार का, अगर भार कहां था, इसका नीचे की तरफ था, भार नीचे की तरफ था, अगर ये एंगल थीटा था, ठीक है ना, तो डोरी में तनाव टी था यहां मान लीजिए, और भार का जो ये घटक था बाहर की ओर, इतना ये कितना हो जाएगा mg cos थीटा हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे अगर इसका अभिकेंद्री बल का समीकरण बनाते हैं तो t माइनस mg cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाय एल। अब वेग का मान 0 है चरम स्थिति पर, तो 0 हो गया, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, mg cos थीटा आ गई। ठीक है ना, तो इसलिए चरम स्थिति पर तनाव तो अशून्य है, तनाव की वैल्यू यहां पर है, तनाव बराबर क्या है यहां पर mg cos थीटा। ठीक है ना, और वेग यहां पर क्या है 0 है, तो इस कंडीशन में फिर वो लौट के नीचे आएगा, इस प्रकार से दोलन करता रहेगा। ठीक है ना, तो पॉइंट यहां पर ये होता है कि अगर जो है दोलन की शर्त चाहिए तो उसका मतलब होता है चरम पर वेग 0 होना चाहिए और तनाव अशून्य होना चाहिए। अब अगर हमें देखना चाहते हैं कि वो अर्ध, ये निचला अर्धवृत्त है, इसमें दोलन करने के लिए जो है हम ये पता करना चाहते हैं कि ए बिंदु पर, ठीक है ना, हम अधिकतम कितना वेग दे सकते हैं कि वो अर्धवृत्त में दोलन करे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें यहां पर अधिकतम इतना वेग देना है ताकि बस वो इस क्षैतिज स्थिति पर जाकर रुक जाए, लौट मतलब उसका वेग 0 हो जाए और यहीं से लौट के वापस आके दोलन वो निरंतर रखे। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि हमें ए पॉइंट का वेग निकालना है जबकि बी पॉइंट का वेग हमें 0 लेना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो जो है क्या करे, अर्धवृत्त में पूरी तरह से दोलन करे।
तो यहां पर यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण से VA स्क्वायर बराबर VB स्क्वायर प्लस 2GH कर देंगे। H की वैल्यू यहां पर L है, तो यहाँ पे H के लिए L पुट कर देंगे। अच्छा, क्षैतिज स्थिति में आके उसका वेग हमें 0 करवाना था, क्योंकि हमें उसे सिर्फ वो शर्त निकालनी है जिसमें कि वो निचले अर्धवृत्त में दोलन करे, ठीक है ना। तो उसके लिए निम्नतम स्थिति A पर जो वेग आएगा वो √2GL आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने पिंड को नीचे निम्नतम स्थिति पर इतना वेग दिया तो वो क्षैतिज स्थिति में जाकर रुकेगा और वापस लौट के इस प्रकार दोलन करते रहेगा। और लेकिन अगर आपने A पॉइंट के पर जो वेग दिया है वो इससे कम दिया है तो वो यहां भी नहीं जाएगा, वो किसी और स्थिति पर आके वहीं पर रुककर वो दोलन प्रारंभ रखेगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमारी शर्त बनती है कि यदि निम्नतम स्थिति पर जो कण को दिया गया वेग u है उसका मान √2GL और 0 के बीच में रहता है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में वो निचले अर्धवृत्त में दोलन करेगा कहीं भी किसी भी कोणीय स्थिति के लिए, और बराबर 2GL है तो बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो अर्धवृत्त में दोलन करेगा, ठीक है। अगली स्थिति होती है कि लूप पूरे करने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए। देखिए, अगर जो कण है जो कि डोरी से बंधा है, अगर वो ऊर्ध्वाधर तल में रूप पूरा कर ले तो इसके लिए शर्त होती है कि उच्चतम स्थिति पर जो डोरी है वो मुड़नी नहीं चाहिए। यानी कि उच्चतम बिंदु पर अगर डोरी नहीं मुड़ेगी इसका मतलब ये होगा कि वो जो है ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति को निरंतर पूरा करता रहेगा, ठीक है ना। अब नहीं मुड़ने का क्या मतलब होता है, गणितीय तौर पर बात करें तो नहीं मुड़ने का मतलब होता है कि उच्चतम बिंदु पर जो तनाव होगा उसकी वैल्यू जो है, तनाव का जो मान है वो 0 से अधिक या अंतिम स्थिति के तौर पे उसके बराबर हो सकता है। यानी अगर इस शर्त का पालन होगा कि उच्चतम स्थिति पर जो डोरी में तनाव है उसकी वैल्यू अगर 0 से ज्यादा या उसके बराबर रहे तो उस स्थिति में वो जो कण है वो सुरक्षित जो है ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति करता रहेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि देखिए, अगर मान लीजिए कि इसमें तनाव बराबर 0 की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर हम न्यूनतम मान करें तनाव का तो उच्चतम स्थिति पर न्यूनतम मान तनाव का क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। कौन सी स्थिति पर, उच्चतम स्थिति पर, ठीक है ना। तो उच्चतम स्थिति पर जो है अगर तनाव का मान 0 रहेगा तो इस स्थिति को जो हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं क्रांतिक स्थिति, क्रिटिकल कंडीशन, ठीक है ना, क्रांतिक स्थिति। अब जरा ये देखते हैं कि भाई क्रांतिक स्थिति के लिए जो है निम्नतम स्थिति पर वेग कितना होना चाहिए। तो उसके लिए मान लीजिए ये उच्चतम स्थिति का तनाव हो गया, यहाँ पर तनाव की अपन 0 ले ली। अगर यहाँ तनाव 0 लिए तो हम पता करते हैं कि जरा इस पॉइंट पर वेग कितना होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके अलावा नीचे का जो वेग है वो बी बॉटम मान लेते हैं। तो यहां पर क्रांतिक स्थिति में तनाव, ऊपर वाला पॉइंट का जो तनाव है वो अपन ने 0 ले लिया। वो जो स्थिति होती है अंतिम स्थिति से हम क्रांतिक स्थिति बोलते हैं, जबकि ऊपर के स्थिति पर तनाव कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर उच्चतम स्थिति पर तनाव का संबंध लिखेंगे तो बताइए तनाव का फॉर्मूला क्या होता है, mb² माइनस mg होता है। इस जगह का वेग v टॉप है, ठीक है ना। टी मिनिमम की वैल्यू को 0 कर लेते क्रांतिक स्थिति के लिए, तो शीर्ष बिंदु का जो वेग है वो √GL आ जाएगा। तो देखिए ऊपर का जो बिंदु पर कण का वेग आ रहा है वो आगे की तरफ √GL आ रहा है। इस वक्त अगर रस्सी ने इसे खींचना बंद कर दिया है, तनाव नहीं है, ठीक है, लेकिन इस वेग के कारण वो आगे भागना चाहेगा, आगे भागना चाहेगा, जैसे ही आगे जाएगा रस्सी खींच देगी, रस्सी खींच जाएगी तो तनाव उत्पन्न हो जाएगा और घूम जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्रांतिक स्थिति में उच्चतम स्थिति पर जो तनाव होता है वो 0 हो जाता है और उस वक्त उसका वेग जो होता है वो √GL होता है। अब यही पता कर लेते हैं कि अगर उच्चतम स्थिति पर वेग √GL है तो उस कंडीशन में निम्नतम स्थिति पर वेग कितना होगा। तो यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण तो ऊपर नीचे के वेग के हम संबंध को तो जानते हैं कैसे निकालना है, ठीक है ना। तो यांत्रिक ऊर्जा से निम्नतम स्थिति का वेग v बॉटम का स्क्वायर बराबर उच्चतम स्थिति का वेग v टॉप का स्क्वायर प्लस 2gh, ये ऊंचाई 2l है तो यहाँ 2l लिखा है, ठीक है। फिर v टॉप की वैल्यू √GL थी, वहां से v बॉटम निकालेंगे तो ये GL प्लस 4GL 5GL हो जाएगा। तो निम्नतम स्थिति का जो वेग आ जाएगा वो आ जाएगा √5GL, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि निम्नतम स्थिति का जो वेग है अगर वो √5GL के बराबर है तो क्रांतिक स्थिति बन जाएगी। उच्चतम स्थिति पर जो है डोरी में तनाव 0 हो जाएगा, परंतु फिर भी वो अंतिम बार जो है लूप को क्या कर लेगा, अंतिम स्थिति के तौर पर लूप को पूरा करता रहेगा निरंतर, ठीक है ना। लेकिन अगर न्यूनतम स्थिति का वेग आपने √5GL से ज्यादा दिया है तो इसका मतलब है कि उच्चतम स्थिति पर जो तनाव है वो 0 से अधिक रहेगा, 0 से अधिक रहेगा तो कंटिन्यूसली फिर भी क्या करता रहेगा, दोलन करता रहेगा, ठीक है ना। तो सुरक्षित शर्त हो गई > ऊर्ध्वाधर वृत्त में सफलतापूर्वक घूमने के लिए सुरक्षित शर्त हो गई कि निम्नतम स्थिति का जो वेग है √5GL से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, और अंतिम शर्त हो गई कि बराबर होना चाहिए, ठीक है। दोनों स्थितियों में वो कंटिन्यूसली घूमता रहेगा। उसके बाद जो तीसरा केस होता है वो होता है लूप ना पूरी करने की शर्त।
ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि अगर आज निम्नतम स्थिति का जो वेग दिया है आपने वो √5gl से छोटा है, इसका मतलब कंफर्म है कि तनाव शीर्ष बिंदु से पहले ही कहीं पर क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। दूसरी बात है उसका मान √2gl से ज्यादा है। 2gl से ज्यादा का मतलब हो गया कि वो नीचे का अर्धवृत्त वाली स्थिति जो है उसे पार कर जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई √2gl से ज्यादा है तो कंफर्म है कि ये जो स्थिति है इससे ऊपर निकल जाएगा, और √5gl से कम है तो इसका मतलब है कि इस स्थिति पर नहीं पहुंच पाएगा, तो रास्ते में कहीं पर रहेगा, और यहां पर जब रहेगा इस वक्त इसका तनाव 0 हो जाएगा, परंतु वेग रहेगा इसके पास में, उसके कारण से जो है ये रस्सी को मोड़ता हुआ इस प्रकार से प्रवलगाकार गति करते हुए वो नीचे आ जाएगा। यानी कुल मिला कहने का मतलब है कि वृत्तीय पथ छोड़ देगा। ठीक है ना। तो वृत्तीय पथ छोड़ने की शर्त होती है यानी रस्सी जो है वो ढीली हो जाए, है ना, और वेग जो है वो अशून्य रहे। तो उसके लिए शर्त होती है कि जो निम्नतम स्थिति पर जो वेग देते हो वो जो वेग है वो किसके बीच में होना चाहिए, √5gl और √2gl के बीच में होना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि क्रांतिक अवस्था में वृत्त पूर्ण करने के लिए दिए गए बिंदु पर वेग और तनाव याद करना। ठीक है। तो देखिए दिए गए स्टैंडर्ड बिंदुज हैं, ये वाला जो ए पॉइंट है ये निम्नतम स्थिति का बिंदु हो गया, जो बी है क्षैतिज स्थिति का हो गया, और सी जो हो गया वो उच्चतम स्थिति का बिंदु हो गया। ठीक है। बी और डी दोनों क्षैतिज के कहलाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए ये तो अभी हमने पढ़ाई था कि क्रांतिक स्थिति में शीर्ष बिंदु यानी उच्चतम स्थिति पर तनाव 0 था। ठीक है। यहाँ का तनाव 0 और यहाँ का वेग था √gl, तो हमने देख लिया था। ठीक है। अब उच्चतम और न्यूनतम स्थिति पर तनाव का जो अंतर होता है वो 6 mg का होता है, ये हमने बताया था आपको। ठीक है। और यहाँ पे जो है मतलब कहने का ये है कि ऊपर से नीचे आएंगे तो तनाव 6 mg से बढ़ जाएगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तनाव 6 mg से घट जाएगा। तो अभी यहाँ 0 है तो नीचे आएंगे तो तनाव 6 mg से बढ़ा देंगे, क्योंकि संबंध भी देखा था हमने Tmax - Tmin 6 mg था। ठीक है ना। उस हिसाब से जो है Tmax का मतलब यहां पर जो हो गया वो TA हो गया, तो TA - Tmin क्या हो गया, उस जगह का 0 हो गया, बराबर 6 mg हो गया। तो निम्नतम स्थिति का जो तनाव है वो कितना आ जाएगा, 6 mg आ जाएगा। और निम्नतम स्थिति का वेग हमने प्रूफ कर ही लिया था, इसकी वैल्यू कितनी थी, √5gl थी। ठीक है ना। अब इसके बाद जो है और बात करते हैं क्षैतिज स्थिति की। तो क्षैतिज स्थिति में देखेंगे कि यहाँ का जो वेग है √3gl कैसे आएगा। तो ए और बी पर अगर आप यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण लगाओगे तो हम वहां पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि VA का स्क्वायर बराबर VB का स्क्वायर प्लस 2GH, H की वैल्यू यहाँ पर L हो जाएगी, ये वाली ऊंचाई। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो VA के स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल 5gl का स्क्वायर 5gl हो जाएगा। ठीक है ना, 5gl हो जाएगा, और ये वाला 2gl इधर इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से जो VB स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वो 3gl आ जाएगी, इसका मतलब VB का मान आ जाएगा वर्गमूल 3gl। ठीक है ना। और अगर अपन बात करते हैं, अब तनाव की बात कर लेते हैं। तो तनाव के लिए देखिए ऐसा है कि क्षैतिज स्थिति पर तनाव का सूत्र अगर आपको याद हो तो इसका सूत्र क्या था, क्षैतिज स्थिति पर तनाव का सूत्र था TB बराबर, मान लीजिए यहाँ का तनाव T मान लेते हैं, ये था mVB²/L। ठीक है ना। तो यहाँ पे VB की वैल्यू पुट करेंगे √3gl, तो स्क्वायर से मूल चला जाएगा तो 3gl आ जाएगा, LL उड़ जाएगा तो 3 mg आ जाएगा। तो क्षैतिज स्थिति का तनाव हो जाएगा 3 mg। ठीक है। जो मान यहां होते हैं वही मान यहां भी सत्यापित हो जाते हैं, सेम। तो याद रखें कि क्षैतिज स्थिति वाले बिंदुओं पर वेग और तनाव सेम होते हैं, बाकी उच्चतम और निम्नतम पर हमने आपको बता दिया। ठीक है। इसके अलावा आपको एक चीज और एक्स्ट्रा यहां बताते हैं, वो ये होती है कि जैसे इन स्थितियों पर अगर आपको स्पर्शरेखीय त्वरण पता करना है, अभिकेंद्री त्वरण पता करना है, कुल त्वरण पता करना, तो कैसे करेंगे। देखिए हमने पिछले लेक्चर से पढ़ा हुआ है सब, हम यहाँ पर क्लियरली देखते हैं कि सबसे पहले तो स्पर्शरेखीय त्वरण जो होता है AT, उसका जो सूत्र हमने लिया था वो लिया था G sin थीटा। ठीक है ना। जहां पे थीटा क्या था, तो इस रेखा से, इस लाइन से बनाया गया कोण था। जैसे कि अगर हम बात करें ये एंगल थीटा था, अब अगर कोई बी पर पहुंच गया तो थीटा की वैल्यू 90 कहलाएगी, सी पे पहुंच गया कर्ण तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। ठीक है ना। और डी के लिए जो है वो 270 हो जाएगी, लेकिन वो बी जैसे ही रहेगा। ठीक है। और ए के लिए थीटा का मान कितना रहेगा, यानी कर्ण जब ए पर रहेगा तो थीटा 0 रहेगा। तो उस हिसाब से अगर स्पर्शरेखीय त्वरण सीखना है आपको, इस पॉइंट पे अगर हम स्पर्शरेखीय त्वरण की बात करें सबसे पहले, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर 80 निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए थीटा यहाँ पे 180 है, 180 का मतलब जो हो गया sin 180 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे स्पर्शरेखीय निकालना चाहते हैं 80 निम्नतम स्थिति पर, तो ये 0 था, 0 डिग्री की स्थिति थी, तो sin 0 फिर 0 होता है, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा 80। क्षैतिज स्थिति पर अगर स्पर्शरेखीय त्वरण निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर थीटा 90 है, और थीटा के 90 रखेंगे तो sin 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा sin 90, तो भाई यहाँ पे G आ जाएगा। वैसे यहाँ पर भी 80 की वैल्यू क्या हो जाएगी, G हो जाएगी। ठीक है। अब अभिकेंद्री की बात कर ले। अभिकेंद्री का जो सूत्र होता है वो V² R होता है, ये ले लेते हैं, R यहाँ पे L है लंबाई।
तो इस पॉइंट का अगर अभिकेंद्री निकालेंगे तो अभिकेंद्री का सूत्र क्या होता है, तो अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर बाय एल के हिसाब से वी ए लिखा है, वी का मान अंडर रूट जी एल था, तो स्क्वायर करेंगे तो जी एल बटा एल, तो जी आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभिकेंद्रीय त्वरण का जो मान है उच्चतम स्थिति पर वो जी बन जाएगा। वैसे अगर निम्नतम स्थिति पर अभिकेंद्रीय त्वरण का मान निकालना चाहेंगे तो वी स्क्वायर बाय एल करेंगे, तो वर्गमूल चला जाएगा, 5gl बाय एल से एल उड़ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, 5g, ठीक है ना। और अगर यहां पे निकाले क्षैतिज स्थिति पर अभिकेंद्री का मान, तो अभिकेंद्री को निकालेंगे वी स्क्वायर बाय एल करेंगे, वी स्क्वायर बाय एल करेंगे तो ये हो जाएगा 3gl बटा एल, एल एल उड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3g आ जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा 3g। अच्छा, अब अगर ये तो इसी प्रकार से वहां भी उतना ही हो जाएगा। अब नेट परिणामी त्वरण पूछे हैं, तो नेट परिणामी त्वरण का जो संबंध होता है वो अगर आपको याद है तो वो होता है अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। अब ये आप समझते हो तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो परिणामी। यहाँ का परिणामी जी हो जाएगा, यहाँ का अंडर रूट ऑफ 3 का वर्ग 9 और 1 10, वर्गमूल 10 इंटू जी हो जाएगा, यहाँ का 5g हो जाएगा, वहां का भी उतना ही रहेगा, वर्गमूल 10g, ठीक है। तो इस तरीके से क्रांतिक स्थिति में हम इन बिंदुओं पर तनाव, वेग, स्पर्शकी त्वरण, अभिकेंद्री त्वरण, परिणामी त्वरण देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो एल लंबाई की डोरी से कण को बांध के घुमा रहे हैं ऊर्ध्वाधर वृत्तीय तल में, और हमें बता दिया गया है कि तो अधिकतम न्यूनतम तनाव का अनुपात है वो कितना है, 4 है, और हमें पता करना है कि जो वृत्तीय गति में कण का जो अधिकतम वेग है वो कितना होगा। अधिकतम वेग का मतलब हो गया कि हमें न्यूनतम स्थिति का वेग पता करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले न्यूनतम स्थिति का वेग पता करना है, तो उसके लिए हम चलते हैं। तो पहले हमें जो दिया गया आंकड़ा उसको अपन समझते हैं। टी मैक्स बाय टी मिनिमम का वैल्यू कितना दिया है अपन को, 4 दिया है, ठीक है ना। अच्छा, हम तो यहां से टी मैक्स बराबर 4 टी मिनिमम हो जाएगा। इसके अलावा जो है अधिकतम न्यूनतम तनाव का जो अंतर होता है वो 6 mg होता है, हमें पता है क्लियरली, ठीक है ना। तो टी मैक्स माइनस टी मिनिमम क्या हो जाएगा, 6 mg हो जाएगा। अब एक काम करते हैं कि टी मैक्स की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, यहां से हम टी मिनिमम निकाल लेते हैं 2 mg। न्यूनतम तनाव पर ने कितना निकाल लिया, 2 mg निकाल लिया। और न्यूनतम तनाव अगर 2 mg आ गया तो अधिकतम तनाव कितना आ जाएगा, टी मैक्स बराबर 6 mg जोड़ दे उसमें तो कितना हो जाएगा, 8 mg। टी मैक्स का मान हमने इसलिए निकाला क्योंकि हमें अधिकतम वेग पूछे थे। अधिकतम वेग कहां होता है, निम्नतम स्थिति पर होता है, और निम्नतम स्थिति पर तनाव क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। इसलिए निम्नतम स्थिति के तनाव का संबंध हमें यूज करना है, क्योंकि उसमें जो वेग आएगा वो वहां का निम्नतम स्थिति का वेग होगा, ठीक है। तो निम्नतम स्थिति के तनाव का सूत्र हम जानते हैं, टी मैक्स बराबर क्या होता है, mv मैक्स स्क्वायर बाय एल प्लस mg होता है। अब यहां पर टी मैक्स का मान 8 mg पुट कर देंगे, ठीक है, और यहां से वी मैक्स का मान निकाल लेंगे तो अंडर रूट ऑफ 7gl आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखना कि तनाव की जानकारी दी हो और वेग पूछा हो तो पहले तो ये पता करो कि जिस स्थिति पर वेग निकालना उस स्थिति पर तनाव कितना है, पहले ये निकालो और उसके बाद उस स्थिति पर तनाव का संबंध बनाकर तनाव के लिए पुट कर दो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 किलोग्राम का एक पत्थर है जिसे 10 मीटर लंबी डोरी से बांधकर ऊर्ध्वाधर तल में घुमा रहे हैं, यानी 2 किलोग्राम का पत्थर हो गया, 10 मीटर लंबाई की डोरी हो गई, ठीक है। और डोरी का जो अधिकतम तनाव है वो कितना दिया गया, 160 न्यूटन, और पूछा है कि उच्चतम बिंदु पर वेग पता करो। यानी कि डोरी में अधिकतम तनाव 160 दिया है, यानी न्यूनतम स्थिति का तनाव दिया है, और पूछे कि उच्चतम स्थिति का वेग बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि न्यूनतम स्थिति के तनाव को यूज करके हम उच्चतम स्थिति का तनाव निकाल लेंगे, क्योंकि वहीं का वेग निकालना अपन को। तो हम ये जानते हैं कि जो टी मैक्स और टी मिनिमम का अंतर होता है, ठीक है ना, वो कितना 6 mg होता है। अधिकतम तनाव इस जगह का 160 दिया गया है, तो ऊपर के बिंदु का वेग निकालना था, तो हमें यहाँ का तनाव चाहिए था, तो हम यहाँ का तनाव यानी टी मिनिमम हो गया, तो यहां से टी मिनिमम निकालेंगे तो 6 mg करेंगे तो 120 में टी मिनिमम आ जाएगा 40 न्यूटन। उच्चतम स्थिति का तनाव आ गया। अब उसी जगह पर आप अभिकेंद्री बल का समीकरण लगा दो, तो टी उच्चतम स्थिति का जो होता है वो टी मिनिमम बराबर mv स्क्वायर बाय एल माइनस mg होता है, ठीक है ना। टी मिनिमम 40 न्यूटन निकाल सके हो, ठीक है। द्रव्यमान आपको 2 किलोग्राम दिया ही गया है, और यहां से सॉल्व करेंगे तो वीबी की वैल्यू आ जाएगी 10 वर्गमूल 3 मीटर पर सेकंड, जो कि उच्चतम स्थिति का वेग हो जाएगा। उसके बाद जो है एक नोट पॉइंट ये है कि सरल लोलक जब दोलन करता है तो चरम स्थिति पर जो है डोरी में तनाव का मान mg cos थीटा आता है। तो अभी हमने प्रूफ कर दिया था आपको, भाई ये तनाव है, ठीक है। भार का मान लीजिए थीटा कोण हो गया, तो भार का ये भार नीचे की तरफ लगता है, ठीक है ना। अब इसका वो घटक जो इस डोरी के अनुदिश केंद्र से दूर लगेगा वो कितना रहेगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो भार का ये वाला घटक क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा mg cos थीटा। तो इसलिए नेट बल केंद्र की ओर बन जाएगा t माइनस mg cos थीटा, ठीक है ना। और नेट बल केंद्र की ओर जो अभिकेंद्री बल के बराबर होना चाहिए mv स्क्वायर बाय एल। अब क्योंकि v का मान चरम पर 0 होता है तो यहां से t बराबर क्या आ जाएगा, mg cos थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो वहीं से अपन ने प्रूफ कर लिया। नेक्स्ट पे क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इस बार जो रस्सी की लंबाई वो 2 मीटर है और पिंड का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, ऊर्ध्वाधर तल में घुमा रहे हैं, रस्सी में अधिकतम तनाव 60 न्यूटन दिया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको क्या पता करना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं।
कण द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करो यदि रस्सी उस क्षण टूट जाए जब कण का वेग ऊपर की ओर। अब इसका क्या मतलब है, देखिए डायग्राम समझे पहले इसमें कि मान लीजिए इस प्रकार से घुमा रहे, तो क्वेश्चन ने यह पूछा है कि घुमाते वक्त जब रस्सी तब टूट रही है जब कण का वेग ऊपर की तरफ हो। ऊपर की तरफ हो तो भाई क्षैतिज स्थिति में जब रस्सी होगी उस वक्त इस कण का जो वेग होगा वो एग्जैक्टली कहां होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है ना। यानी ये हमें समझ में आ गया कि रस्सी तब टूटी है जबकि जो उसकी स्थिति थी वो क्या थी, क्षैतिज स्थिति में था, ठीक है। अच्छा, यहां का तनाव हमें दे दिया गया, तो देखिए हमें बेसिकली क्या करना है, हमें इस पॉइंट से बी से ये कितना ऊपर गया ये फाइंड करना है। क्वेश्चन तो ये है, ठीक है ना। अब यहां की ऊंचाई निकालने के लिए आपको यहां का वेग चाहिए, और यहां का वेग तभी निकलेगा जब आप जो है आपको यहां का वेग पता होगा। तो आप क्या करेंगे, और यहां का वेग निकालने के लिए यहां के तनाव का संबंध दे दिया गया आपको, समझ में आ रही बात। तो पहले यहां का तनाव के संबंध से यहां का वेग निकाल लेंगे वीए का मान, उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण से वी निकालेंगे और फिर यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण से एच निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पॉइंट का जो तनाव है टी मैक्स, उसका फॉर्मूला हो जाएगा mva² बाय एल प्लस mg, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू रख देंगे, टी मैक्स की वैल्यू 60 दी हुई थी, ठीक है ना, द्रव्यमान 1 किलोग्राम दिया था, ठीक है। और वीए का मान यहां से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अच्छा, यहां का वीए आ गया तो वीए वीबी में क्या संबंध होता है यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण से, va² = vb² + 2gh, ठीक है ना। तो यहां पर va² = vb² + 2gh, h की वैल्यू यहां पे l है, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे दोबारा से तो vb की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √60 हो जाएगी, ठीक है। va का मान अपन ने यहां से यहां पुट कर दिया तो ये 100 हो गया था, ठीक है ना। और यहां ले गए 2 मीटर तो 40, और 100 - 40 60 का वर्गमूल vb हो जाएगा। अब vb आ गया तो ये ऊंचाई चाहिए, फिर आप vb और vc पर क्या करो, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण लगाओ, तो vb² बराबर vc² + 2gh, ठीक है। तो vb की वैल्यू आप ये निकाल ही चुके हो, vc 0 है क्योंकि वो अधिकतम ऊंचाई है वो, और यहां से h की वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो h की वैल्यू आ जाएगी vb² / 2g क्योंकि vc 0 है वो उच्चतम स्थिति है, और यहां से h की वैल्यू 3 मीटर आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद कंडीशन ये है कि कण द्वारा ऊर्ध्वाधर वृत्त में करने की शर्त जब वह हल्की छड़ से सिरे से बंधा हो। देखिए अगर मान लीजिए एक हल्की छड़ है, ठीक है, और कण यहां बंधा हुआ है। अब हमें जानना चाहते हैं कि अगर इन छड़ को घुमा रहे हैं, ऊर्ध्वाधर तल में घुमा रहे हैं एक किनारे से पकड़ के, तो उस कंडीशन में निम्नतम शर्त क्या होनी चाहिए ताकि वो छड़ जो है निरंतर क्या होती जाए, घूमती चली जाए। तो देखिए ध्यान दीजिए कि इस कंडीशन में पूरी ऊर्ध्वाधर तल में सफलतापूर्वक घूमने के लिए, ठीक है ना, जो निम्नतम स्थिति पे वेग की शर्त निकालनी है उसमें एक पॉइंट वो ये है कि डोरी के केस में तनाव 0 होने का खतरा होता था, लेकिन ये छड़ है, हल्की है, छड़ तो है, ठोस है, तो तनाव 0 होने का कोई खतरा नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें सुनिश्चित कर ले कि ये छड़ घूमते घूमते कण को उच्चतम स्थिति में पहुंचा दे, ठीक है ना, उसके बाद इनर्शिया से या जड़त से थोड़ा सा वो आगे जाके फिर एक बार घूम जाएगा, इस तरह से घूमता रहेगा। तो मतलब हमारी आवश्यकता ये होगी कि हमें यहाँ पे इतना वेग देना है ताकि जस्ट एक कण कहां पहुंच जाए, उच्चतम स्थिति पर पहुंच जाए, शीर्ष बिंदु पर पहुंच जाए, ठीक है ना। तो उस कंडीशन के लिए तो है हमें उच्चतम स्थिति पर वेग की वैल्यू क्या चाहिए, 0 चाहिए, ठीक है ना। अगर यहां का 0 हो तो यहां का va है, तो दोनों में संबंध यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण से फिर लगा देंगे, तो वो होता है va² बराबर vb² + 2gh, h की वैल्यू 12 हो जाएगी, ठीक है ना। अब शीर्ष स्थिति का वेग जो है वो हम 0 ले लेंगे, ये 0 इसलिए ले लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं कि कम से कम कितना वेग रखें कि जो है वो कण शीर्ष बिंदु पे पहुंच जाए, यानी कि वृत्तीय पथ को गति में वृत्तीय लूप को पूरा करने की जो है न्यूनतम शर्त का पालन हो जाए। तो यहां पर जो है vb की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो v की वैल्यू √4 आ जाएगी। यानी ध्यान रखें कि छड़ के केस में, छड़ और रस्सी में ये फर्क होता है, ठीक है ना। छड़ के केस में निम्नतम स्थिति पर जो दिए जाने वाला वेग है, ठीक है ना, अंतिम स्थिति के तौर पे लूप को पूरा करने के लिए वो √4gl होता है, ठीक है, जबकि डोरी वाले केस में √5gl था, ठीक है। तो इसलिए ये इसकी कंडीशन हो जाती है। इसके क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक l लंबाई की रस्सी से कण को क्षैतिज अवस्था से छोड़ा जाता है, ठीक है, और उस क्षण कण के कुल त्वरण का परिमाण ज्ञात करना है जब रस्सी ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाए। यानी डायग्राम ये है इसका, ठीक है ना, कि यहां से क्षैतिज से छोड़ा है, इसको यहां पकड़ के रखा था, छोड़ दिया, ऐसे घूमते आ रहा है, घूमते आ रहा है, तो जब इसका ये वाला एंगल थीटा दिया है, लंबाई l है, इस वक्त इसका त्वरण बताना है। देखिए हो तो ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति रही है, कंफर्म है, त्वरण निकालना है तो त्वरण तो 2 होते हैं, स्पर्शरेखीय भी होता है, विकेंद्रीय भी होता है, ठीक है। अब हमने आपको बताया था स्पर्शरेखीय का तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था g sin θ, तो स्पर्शरेखीय जो AT है वो g sin θ, तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभिकेंद्री का मतलब होता है अभिकेंद्री, मतलब अभिकेंद्री नहीं, b² बाय r निकालना है, ठीक है ना। तो यहां का आपको उसके लिए वेग चाहिए होगा कि कितना वेग है, तो यहां इस पॉइंट का वेग निकालने के लिए हम a और b पॉइंट पे यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण लगाएंगे। तो संरक्षण ऐसे लगेगा, तो va² बराबर
वीबी स्क्वायर प्लस 2gh, ये वाली ऊंचाई। अब ये वाली ऊंचाई अब देखो ध्यान से, ये वाली ऊंचाई कितनी है, तो ये वाली ऊंचाई ज्योमेट्री में एल कॉस थीटा दिख रही है हमको, दोनों पॉइंट्स के बीच की ऊंचाई, ठीक है ना। तो यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण लगाएंगे तो वी स्क्वायर प्लस वीबी स्क्वायर प्लस 2gh, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल कॉस थीटा हो जाएगी। अच्छा यहां से छोड़े थे तो वीबी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहां से वीए की वैल्यू आ जाएगी √2gl कॉस थीटा। वी आ गया तो इस पॉइंट का अभिकेंद्री त्वरण निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बन जाएगा वी स्क्वायर बाय एल। वी की वैल्यू पुट कर देंगे तो अभिकेंद्री त्वरण हो जाएगा 2g कॉस थीटा। अभिकेंद्री पता है, स्पर्शक की पता है, तो नेट त्वरण निकालना आसान है। नेट त्वरण क्या होता है, √AT² प्लस AC स्क्वायर होता है। दोनों के मान यहाँ पे पुट कर दो, AT का मान g sin थीटा था, AC का मान 2g cos थीटा था, और जो भी आंसर है g √sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कण का त्वरण ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में निकाल लेंगे। उसके बाद फिर ऐसी दूसरी शर्त भी होती है कि मान लीजिए कि ये एक मतलब सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, वृत्तीय सतह है, वृत्ताकार सतह है, जिसमें डब्बा इस प्रकार से फिसल रहा है या उसको वेग दिया गया तो इस प्रकार से घूमता है। तो उस कंडीशन में भी हमें जो है ये बताना है कि जो सतह की प्रतिक्रिया है वो विभिन्न स्थितियों पर, यानी प्रतिक्रिया n की वैल्यू विभिन्न स्थितियों पर क्या बनेगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे निम्नतम स्थिति पर देखें, निम्नतम स्थिति पर प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ, बाहर नीचे की तरफ है, ठीक है ना। तो नेट बल केंद्र की ओर, परिणामी बल केंद्र की ओर Na - mg हो जाएगा, और यही जो है अभिकेंद्री बल के बराबर होना चाहिए। तो बिंदु ए पर अगर संबंध लिखे तो Na - mg बराबर mv²/r। तो यहां से इस पॉइंट का प्रतिक्रिया बल आ जाएगा n बराबर mv²/r प्लस mg। वही कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है, ठीक है ना। क्या लग रहा है, यहां वेग सबसे ज्यादा है, इसलिए यहां पर प्रतिक्रिया भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि सतह सर्वाधिक बल जो लगाएगा पिंड पर वो इस स्थिति पर लगाएगा जब वो निम्नतम स्थिति पर रहेगा। ठीक है, तो यहां से Na की वैल्यू mv²/r प्लस mg हो जाएगी। ठीक, उसके बाद बी पॉइंट पे निकालना, तो बी पॉइंट पे केंद्र की ओर सिर्फ ये वाला बल लग रहा है nb, तो nb बराबर mv²/r लिख देंगे। ठीक है, ऊपर वाले पॉइंट पे दोनों एक साथ नीचे लग रहे हैं, तो इसलिए nc प्लस mg। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई वेग न्यूनतम है तो एनसी भी क्या रहेगा, न्यूनतम रहेगा, तो न्यूनतम प्रतिक्रिया बल जो है वो mvc² माइनस mg हो जाएगा। डी पर वही होता है जो बी का होता है। क्लियर, तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर वृत्तीय सतह है तो उसमें भी अगर कोई पिंड फिसलता है तो प्रतिक्रिया बल सतह के हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, उसके वृत्त पूरा करने के लिए कंडीशन वही है जैसी वहां पे थी, वहां पे तनाव 0 होने का खतरा था, यहाँ प्रतिक्रिया बल 0 होने का खतरा होगा। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से निकालेंगे तो निम्नतम स्थिति का वेग जो है वो √5gr से ज्यादा है, उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि एक नस समतल है और ये जो है एक ऊर्ध्वाधर वृत्तीय पथ है। ठीक है ना, h ऊंचाई से किसी पिंड को छोड़ा जाता है, तो पूछे ये है कि भाई ये अगर जो है h का कम न्यूनतम मान बताना जिसके लिए कि ये ऊर्ध्वाधर वृत्त में इस प्रकार से फिसलता हुआ वृत्त को पूरा कर ले। ठीक है ना, तो उसके लिए कंडीशन बनती है कि ऊर्ध्वाधर पथ, वृत्ताकार पथ को पूर्ण करने के लिए ए पॉइंट का जो वेग है वो √5gr से ज्यादा या उसके बराबर होना चाहिए। तो उस हिसाब से देखेंगे तो ए पॉइंट की वेलोसिटी √5gr के बराबर हो जाएगी सीमांत स्थिति में। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण से इस पॉइंट का और इस पॉइंट पर हम जो है तुलना करेंगे तो va² बराबर u² प्लस 2gh आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो है, अब यहां पे क्योंकि पॉइंट ए का न्यूनतम वेग लिया है तो ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। ठीक है ना, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है 5gr बराबर 2gh आ जाएगा, g कैंसिल हो जाएगा, तो h मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, न्यूनतम ऊंचाई का माना जाएगा 5r/2। इसका मतलब है कि अगर ये जो ऊंचाई है ये कम से कम 5r/2 है तो यहां फिसलते हुए आएगा जब, तो उसका वेग √5gr हो जाएगा, और इससे ज्यादा रखोगे तो उससे ज्यादा हो जाएगा वेग। ठीक है, तो न्यूनतम ऊंचाई इस तरीके से निकाल लेंगे। या फिर त्रिज्या की बात करें तो यहां त्रिज्या आ सकती है, भाई h बराबर 5r/2 है तो r बराबर 2h/5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई ऊंचाई दी गई कि ऊंचाई फिक्स है तो हमें ये पथ बनाना है, ऊर्ध्वाधर वृत्त में पथ बनाना है, तो कम से कम कितनी अधिकतम कितनी त्रिज्या रखें कि वृत्त पूरा हो सके। तो उस कंडीशन में भी यहीं से r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2h/5 हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, सेम सेटअप है। ठीक है ना, किसी ऊंचाई से पिंड को छोड़ा गया है, फिसलते हुए आएगा, इस प्रकार से घूमते हुए जाएगा। अब क्वेश्चन यहां पर यही है कि यदि h की वैल्यू 3r है तो a और b पर आपको क्या बताना है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल बताने हैं। ठीक है, देखो दोनों पॉइंट पर प्रतिक्रिया बल निकालने के लिए दोनों पॉइंट पर वेग तो लगेगा, दोनों पॉइंट के वेग निकाल लेंगे तो फॉर्मूले हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब यहां का वेग निकालना है तो इन दोनों पॉइंट्स पर हम यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण लगा देंगे। तो उसके अनुसार से देखें तो va² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh। ठीक है, अच्छा u की वैल्यू 0 है, h की वैल्यू 3r है। ठीक है, तो यहां से va² की वैल्यू हो जाएगी 6gr। ठीक है, वैसे ही अब क्या करें, बी पॉइंट का वेग भी निकालना है, तो इस बार क्या करें, ए और बी की तुलना कर देते हैं। ठीक है, ए और बी की तुलना कर देते हैं तो va² इज इक्वल टू vb² प्लस 2gh, h की वैल्यू यहां पर 2r हो जाएगी।
ठीक है। तो उस कंडीशन में यहां पर जो है VA स्क्वायर इज इक्वल टू VB स्क्वायर प्लस 2G है, H के लिए 2R हो गया, तो यहां से VB की वैल्यू जो है वो 2GR आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2GR, या VB स्क्वायर की वैल्यू 2GR हो जाएगी। उसके बाद ए पॉइंट पर अगर अभिलंब प्रतिक्रिया बल निकालना, तो ए पॉइंट में सूत्र क्या बताए थे MB स्क्वायर बाय आर प्लस MG बताए थे। तो VA की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, वो 6GR है, पुट कर देंगे यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ 6GR है, तो यहाँ पुट करेंगे तो स्क्वायर था तो अंडर रूट चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 + 1 7 mg आ जाएगा। तो इस प्रकार से ए पॉइंट का जो प्रतिक्रिया बल है वो 7 mg हो जाएगा। बी पॉइंट को निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे MB स्क्वायर बाय आर माइनस MG था, और उस पॉइंट का वेग VB की स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कि 2GR है, तो यहाँ 2GR इंटू M/R करेंगे, माइनस MG करेंगे तो ये MG आ जाएगा, यानी कि बी पॉइंट पर जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर MG हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन ये है कि एक वाहन जो है वो इस वक्रीय रोड पर इस प्रकार से नियत वेग से गुजरता है। ठीक है। तो इसमें बताना है कि जो दर्शाए गए बिंदु है, ए बिंदु पर प्रतिक्रिया बल, बी बिंदु पर प्रतिक्रिया बल और सी बिंदु पर प्रतिक्रिया बल जो है, इन पे आपस में क्या तुलना है, यानी कौन सा सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम उससे कम। ठीक है। अगर ए पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट पे देखें तो ए पॉइंट पे क्या है, प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ है, ठीक है ना, और नीचे की तरफ भार है, तो इसमें घूम तो रहा नहीं, तो ये दोनों बैलेंस होंगे, तो Na का मान कितना हो जाएगा, Na के मान mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है। आज वो बी पर पहुंचेगा, तो बी पर देखिए वाहन बी पर पहुंचा, तो भाई जो उसको प्रतिक्रिया बल जमीन से मिलेगी केंद्र की ओर, वो मान लीजिए NB है, और भार नीचे की तरफ था ही था, तो कुल बल केंद्र की ओर जो हो जाएगा वो NB माइनस MG हो जाएगा। ठीक है ना, NB माइनस MG बराबर MB स्क्वायर बार, क्योंकि चाल सेम जगह, हर पॉइंट पे वेग सेम है, इसलिए मतलब वेग पर चाल जो है सेम, इसलिए यहाँ भी ले लेंगे, तो NB की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी MB स्क्वायर बाय आर प्लस MG। अगर आप सी पॉइंट में निकालोगे तो यहाँ पे निकालोगे तो वाहन पे जो प्रतिक्रिया बल है वो तो ऊपर की तरफ लगेगा और भार केंद्र की ओर लगेगा। इधर परिणामी बल केंद्र की ओर जो होगा वो MG माइनस NC होगा, है ना, और उसकी वैल्यू MB स्क्वायर बार के बराबर होगी। वहां से NC की वैल्यू MG माइनस MB स्क्वायर बार आ जाएगी। अब साफ दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे ज्यादा NB है, उससे कम कौन सा है, उससे कम NA है, और सबसे कम कौन सा है, NC। ठीक है ना, तो NC सबसे कम है और NB क्या है, सबसे ज्यादा है। फिर एक क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए R त्रिज्या का कोई एक ठोस चिकनी सतह वाला ठोस गोला है जिसके ऊपर एक पिंड रखा है, उसको धीरे से वहां धक्का दे दिया, हल्का सा, प्रारंभिक 0 मानते हुए, तो अब वो धक्का देंगे तो फिसलते आएगा और कहीं पे वो क्या करेगा कि सतह छोड़कर नीचे गिर जाएगा। तो आपको ये बताना है कि वो किस ऊंचाई से उस सतह को छोड़ देगा, यानी वो ऊंचाई बतानी है। ठीक है ना। तो उस कंडीशन में देखिए कि जहां से भी सतह छोड़ेगा, सतह छोड़ने का मतलब ये होता है कि वहां पे प्रतिक्रिया बल का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए, विलंब बल का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है ना। तो हमें भी ये करना है, पहले हम क्या करेंगे कि इस जगह पर जहां वो मान लेंगे, हमें एज्यूम कर लेंगे कि यहां पे उसने छोड़ दी सतह को, तो यहां पे हम उसका पहली बात तो अभिकेंद्री बल का समीकरण लिखेंगे, उसमें प्रतिक्रिया आएगा ही आएगा प्रतिक्रिया बल, उसके बाद प्रतिक्रिया बल की वैल्यू को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहां का अगर अभिकेंद्री बल का समीकरण लिखोगे तो यहां पे आपको वेग भी चाहिए होगा। अब वेग कैसे निकालेंगे, तो इन दो जगहों पर यहां त्रिभुजा का संरक्षण लगाकर यहां का वेग निकाल लेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण से इन दो पॉइंट पर देखें तो यहां का जो वेग है पॉइंट इसे ए मान लेते हैं। ठीक है ना, तो VA स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस ये जो ऊंचाई है 2GH। ठीक है ना, और ये कितनी है तो साफ दिख रही है, ये वाली यहां से यहां तक की दूरी L है। ठीक है ना, और ये वाला L cos थीटा था, ये वाला था L cos थीटा। तो उस कंडीशन में बचाव कितना होना चाहिए, तो बचाव होना चाहिए L इंटू 1 माइनस cos थीटा। L यहाँ पे मतलब ये होगी त्रिज्या R है, तो R ले लेते हैं इसको, वो मतलब डोरी यूज कर रहे थे इसलिए L बार बार यूज हो गया इसमें। ठीक है ना, तो ये R ले लेते हैं। ठीक है ना, उस कंडीशन में ये जो ऊंचाई H है इसके लिए हो जाएगी R माइनस R cos थीटा। तो अब VA स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2GH में H का मान रख दिया R इंटू 1 माइनस cos थीटा। यहां से इस पॉइंट का वेग का संबंध आ गया कि इस पॉइंट पर अगर वेग VA है तो VA स्क्वायर का जो फॉर्मूला यहां से दिख रहा है आपको 2GR 1 माइनस cos थीटा हो गया। अब हम लगाते हैं इस पॉइंट पर जो है अभिकेंद्री बल के समीकरण के लिए संबंध। ठीक है, तो उसके लिए देखिए ए पॉइंट पर देखें तो प्रतिक्रिया बल जो है वो इस प्रकार से लगेगा, लंब के अनुदिश स्पर्श रेखा खींच के लंब के अनुदिश बाहर की तरफ लगा देंगे। ठीक है, अच्छा बाहर नीचे की तरफ लग रहा था और ये थीटा था तो ये भी थीटा था। बाहर का वो घटक जो केंद्र की ओर लगेगा, बाहर का वो घटक जो केंद्र की ओर रहेगा ये वाला रहेगा mg cos थीटा। हमें यही चाहिए, तो बताइए परिणामी बल केंद्र की ओर लिखेंगे तो mg cos थीटा माइनस Na कर देंगे, mg cos थीटा माइनस Na। देखिए यहां पर नेट बल केंद्र की ओर होगा तो ये हो जाएगा mg cos थीटा माइनस Na। तो परिणामी बल केंद्र की ओर जो भी है वो किसके बराबर होना चाहिए, अभिकेंद्री बल के मान के बराबर होना चाहिए, MVA स्क्वायर बाय R।
तो यहां से Na का मान कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ तो Na की वैल्यू हो जाएगी mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय r, ये लिखा है। ठीक है, अब प्रतिक्रिया बल का मान इस पॉइंट पे आ चुका है, ए पॉइंट पर। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि ए पॉइंट पर ही वो पिंड जो है सतह छोड़ेगा, तो उस पॉइंट पर प्रतिक्रिया बल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये मानते हुए Na की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। Na की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो संबंध में जो है va स्क्वायर बराबर rg cos थीटा आ जाएगा। कैसे आएगा तो देख लो, इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, m कैंसिल हो जाएगा तो ये उधर ले जाओ, तो क्या बचा हमारे पास, बचा va स्क्वायर बाय r इज इक्वल्स टू g cos थीटा। अब यहां से देखिए va स्क्वायर बराबर rg cos थीटा आ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो va स्क्वायर बराबर rg cos थीटा आ गया। अब समीकरण 1 और 2 से, यानी कि यहाँ का जो वेग था उस वेग का हमने पहले भी एक संबंध निकाला था, वेग का संबंध था 2gr1 माइनस cos थीटा, और इस कॉन्सेप्ट से निकाले यानी के लिए 0 पुट करके तो हमारे पास संबंध आया rg cos थीटा। तो दोनों को बराबर कर देते हैं, va स्क्वायर का मान rg cos थीटा और va स्क्वायर का मान यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण से 2gr1 माइनस cos थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। ठीक है, cos थीटा 2/3 आ गया, तो उसके बाद धरातल से ऊंचाई निकालनी है आपको। देखिए, धरातल से ऊंचाई निकालनी है तो ये जो टोटल ऊंचाई है ये दो चीजों का जोड़ है। कौन कौन दो चीजों का जोड़ है, अब देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो एक तो जमीन से ये वाली ऊंचाई जो कि त्रिज्या के बराबर की होगी, ठीक है ना, और दूसरी बात करें कि ये वाली ऊंचाई, अब ये वाली ऊंचाई देखो ध्यान से, राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये आर है तो ये वाली जो ऊंचाई होगी ये क्या होगी, ये वाली जो ऊंचाई होगी आपकी, ये वाली ऊंचाई ये हो जाएगी आर कॉस थीटा, है कि नहीं। तो उस कंडीशन में टोटल ऊंचाई जो हो जाएगी आर प्लस आर कॉस थीटा हो जाएगी, और आर कॉमन निकालेंगे 1 प्लस कॉस थीटा 2/3 दिया था, तो यहां से जो है ऊंचाई 5r/3 हो जाएगी। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आधे गोले के लिए आता है, ये तो पूरा गोला था, अगर आधे गोले से ऊंचाई पूछेंगे तो r माइनस कर देंगे, r माइनस कर देंगे तो 2r/3 हो जाएगा। तो हमारा न्यूमेरिकल है कि एक सिक्के को क्षैतिज वृत्ताकार घूर्णन करने वाले प्लेटफॉर्म के किनारे पर रखा जाता है। प्लेटफॉर्म की त्रिज्या 1 मीटर है, घर्षण गुणांक 0.5 है। ठीक है, उसके बाद यदि प्लेटफॉर्म विरावस्था से नियत कोणीय त्वरण यानी कि 3 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर से प्रारंभ होता है घूमना, तो जब सिक्का प्लेटफॉर्म से फिसलता है तब ज्ञात करो कि सिक्के का वेग, फिसलने में लगा समय और पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या। देखिए क्वेश्चन न्यूमेरिकल ये है कि क्वेश्चन में ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। अब ये प्लेटफॉर्म जो है ये ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः इस प्रकार से घूमना शुरू करता है, यानी प्रारंभ में विराम में था, फिर धीरे धीरे घूमना शुरू करता है। ठीक है, घूमना शुरू करता है तो उसके घूमने का तरीका कैसा है कि उसकी जो अल्फा है वो नियत है 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का, यानी कि धीरे धीरे उसका ओमेगा बढ़ने लगेगा। ठीक है ना। अब इसके अलावा क्या है कि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के एक किसी किनारे पर यहां पर एक सिक्का रखा है, ठीक है ना। अब ये सिक्के के साथ में ये है कि ये पहले तो प्लेटफॉर्म के साथ साथ घूमता है, ठीक है ना। अब ओमेगा बढ़ता जा रहा है, ओमेगा बढ़ता जा रहा है, तो भाई एक वक्त ऐसा आता है कि ये सिक्का जो है इसको आवश्यक अभिकेंद्री बल नहीं मिल पाता, तो ये बाहर की तरफ फिसल के गिर जाएगा नीचे। तो बस यही पूछा है कि जिस वक्त ये फिसलने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है ना, उस वक्त बताना है कि वेग कितना है, ठीक है ना, सिक्के का वेग बताना है और कितना समय लग गया। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल है। चलिए देखते हैं इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। तो अब ऊपर से देखेंगे तो हमें ये प्लेटफॉर्म दिख रहा है, ये सिक्का दिख रहा है, ये केंद्र हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर ये प्लेटफॉर्म जो है घूम रहा है, अगर इसके किसी पॉइंट पर अगर हम त्वरण की चर्चा करें, ठीक है ना, तो आप देखिए कि सिक्का जो रखा है उसके पास दो त्वरण होने चाहिए, स्पर्शरेखी भी होना चाहिए और अभिकेंद्री भी होना चाहिए। अभिकेंद्री इसलिए क्योंकि वो वृत्ताकार गति कर रहा है सिक्का प्लेटफॉर्म के साथ में, और स्पर्शरेखी इसलिए होना चाहिए क्योंकि प्लेटफॉर्म पर रहकर वो प्लेटफॉर्म के साथ में अपनी रेखा चाल बढ़ाता जा रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर दोनों त्वरण है मतलब सिक्के पर दो बल लगने चाहिए, एक स्पर्शरेखी और एक अभिकेंद्री। इसका मतलब जो सिक्के पर वास्तविक बल है, जो घर्षण बल उपस्थित है, वो ये दोनों बलों को प्रदान करेगा, यानी दोनों बलों के लिए होगा, यानी घर्षण बल कुल मिला के इन दोनों के परिणामी बल के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि घर्षण बल ही अभिकेंद्री प्रदान करेगा और घर्षण बल ही क्या करेगा, स्पर्शरेखी प्रदान करेगा। तो एक घटक अभिकेंद्री और एक घटक क्या ले लेंगे, स्पर्शरेखी। तो इसलिए कॉन्सेप्ट ये लगेगा इसमें कि इस प्रकार से असमान वृत्तीय गति में घर्षण का एक घटक जो है वो अभिकेंद्री बल दे देगा और दूसरा घटक जो है स्पर्शरेखी दे देगा। इसलिए घर्षण बल सदिशी तौर पे Ft प्लस Fc सदिश के बराबर होना चाहिए। परिमाणिक तौर पर देखें तो घर्षण बल बराबर √Ft² प्लस Fc² हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये संबंध आ गया कि भाई दोनों साइड वर्क कर देंगे तो घर्षण बल का वर्ग बराबर स्पर्शरेखी बल का स्क्वायर प्लस अभिकेंद्री बल का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि जब सिक्का फिसलने वाला है, इसका मतलब है कि घर्षण बल जितना अधिकतम लग सकता था पूरा यूज हो गया, क्योंकि उसके आगे फिर घर्षण बढ़ ही नहीं पाएगा अपना मान। तो सिक्का फिसलने वाला, इसका मतलब हो गया कि जो घर्षण है वो भी अधिकतम मान का हो चुका।
कितना है वो सीमांत घर्षण। तो यहाँ पे सीमांत घर्षण की जगह सीमांत घर्षण लिख देंगे। सीमांत घर्षण का सूत्र आप जानते हो क्या होता है, सीमांत घर्षण म्यू इंटू एन होता है। प्रतिक्रिया बल की वैल्यू प्लेटफॉर्म पे सिक्का रखा है तो एन बराबर mg हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो स्पर्शकीय बल है वो द्रव्यमान इंटू स्पर्शकीय त्वरण हो जाएगा m80। अच्छा, स्पर्शकीय त्वरण 80 जो होता है वो अल्फा आर होता है, तो 80 की वैल्यू पहले निकाल के रख लेते हैं। अल्फा आर से अल्फा का मान 3 है, त्रिज्या 1 दी गई थी, तो स्पर्शकीय त्वरण 80 का मान कितना आ जाएगा, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से घर्षण बल का मान म्यू एन रखा, एन की जगह mg लिख दिया, तो म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर की स्क्वायर लिखा था, और एफ टी स्क्वायर में, ठीक है ना, द्रव्यमान गुणित स्पर्शकीय त्वरण का स्क्वायर, द्रव्यमान का स्क्वायर स्पर्शकीय त्वरण का स्क्वायर, ये 80 का मान 3 है, और अभिकेंद्रीय बल द्रव्यमान इंटू अभिकेंद्रीय त्वरण का स्क्वायर। तो यहां से द्रव्यमान को कैंसिल कर देंगे तो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर बराबर 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर आ जाएगा। 80 का मान 3 दिया था, ठीक है ना। अभिकेंद्रीय त्वरण को v स्क्वायर बाय r लिख सकते हैं, तो यहाँ पे v स्क्वायर बाय 1 लिख देंगे और सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेशन से, तो v का मान जो है 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब हमारा पहले पार्ट का आंसर आ चुका है कि जब वो जो सिक्का है वो फिसलने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि उस वक्त सीमांत घर्षण लग रहा है, उस वक्त का जो वेग होगा उसका चाल रहेगी वो कितनी रहेगी, 2 मीटर पर सेकंड की। उसके बाद कितना समय लग गया वो निकालना है, तो सिंपल है, गति का समीकरण लगा सकते हैं, v बराबर u प्लस at, ठीक है। प्रारंभिक चाल इसकी 0 है, अंतिम वेग 2 है, स्पर्शकीय त्वरण जो है हम 3 निकाल ही चुके हैं, और समय यहाँ से t आ जाएगा, तो t की वैल्यू यहाँ पे 2/3 सेकंड आ जाएगी, ठीक है। फिर हमें निकालनी है चक्करों की संख्या, तो चक्करों की संख्या निकालने के लिए हमें पढ़ाया था कि आपको पहले थीटा निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो थीटा के लिए हम गति का समीकरण ला सकते हैं, कौन सा वाला, थीटा बराबर ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है। प्रारंभिक कोणीय वेग जो है वो 0 है, अल्फा की वैल्यू जो है वो 3 दी गई थी, समय जो लगा है ना, समय जो लगा था फिसलने के लिए जब वो तैयार हो गया था वो 2/3 निकाल लिए थे, और थीटा की वैल्यू यहाँ से 2/3 आ जाएगी। अब थीटा आ गया तो चक्करों की संख्या और थीटा में क्या संबंध होता है, तो थीटा बराबर 2πn होता है ना, तो n बराबर थीटा/2π हो जाएगा। थीटा का मान 2/3 रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/3π चक्कर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो ये एक छद्म बल होता है, ठीक है ना, एक सीरो फोर्स होता है, छद्म बल होता है। दूसरी बात है कि दूसरा पॉइंट है कि यह सदैव त्रिज्या के अनुदिश केंद्र से दूर लगता है, यानी कि अगर मान लीजिए डब बॉक्स रखा है और ये त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या के अनुदिश लगेगा और केंद्र से दूर लगेगा। ये देखिए केंद्र ये वाला पॉइंट हो गया, तो इससे दूर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि यह तब लगता है जब निर्देश फ्रेम अथवा प्रेक्षक वृत्तीय गति कर रहा हो, ठीक है ना। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, देखो क्या होता है, छद्म बल की बात करें तो न्यूटन की गति के नियम ने पढ़ा था कि छद्म बल जो होता है वो बेसिकली ऐसे प्रेक्षक के लिए लगता है जो कि खुद क्या हो, त्वरित हो, वो क्या हो, खुद त्वरित हो। यहां देखिए अगर ये प्रेक्षक हमारे बिल्कुल पिंड के पास में खड़ा है, यानी दोनों की दूरी अक्ष से सेम है, r मान लीजिए, ठीक है, उस कंडीशन में इस प्रेक्षक के लिए इस डब्बे पे लगने वाला छद्म बल बताना है, तो प्रेक्षक का त्वरण जो केंद्र की ओर क्या रहेगा, अभिकेंद्री त्वरण ओमेगा स्क्वायर r रहेगा। भैया r दूरी पर है तो उसका अभिकेंद्री त्वरण कितना हो गया, प्रेक्षक का ओमेगा स्क्वायर r हो गया। तो डब्बे पर जो छद्म बल इसके लिए लगेगा वो कितना होगा, तो डब्बे का द्रव्यमान, ठीक है ना, गुणा इसका त्वरण ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है ना। और दिशा क्या विपरीत होनी चाहिए, इसका त्वरण इधर है तो छद्म बल की दिशा इसके लिए कहां रहेगी, इसके त्वरण के विपरीत यानी कि इस तरफ रहेगी। इस तरह से सत्यापित हो जाता है कि जो इस पर छद्म बल में लगने वाला जो त्वरण है वो त्वरण की प्रवृत्ति कैसी है, वो ओमेगा स्क्वायर r वाली है ना, ओमेगा स्क्वायर r वाली, और ये क्या एक प्रकार का जो है अभिकेंद्री त्वरण होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि जब किसी प्रेक्षक के लिए किसी पिंड पर जो है हमें अपकेंद्री बल लगाना है, उस कंडीशन में उसका सूत्र बनेगा पिंड का द्रव्यमान इनटू प्रेक्षक का त्वरण, ठीक है ना। जो प्रेक्षक का त्वरण सदैव केंद्र की ओर रहेगा, तो इसलिए इस पर ये जो पिंड पर जो बल लगेगा वो केंद्र से दूर लगेगा त्रिज्या के अनुदिश, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपकेंद्री बल को लिख सकते हैं।